गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो, पिछली वीडियो में हम ना खिलजी वंश को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो खिलजी के बाद कौन सा वंश आता है? ट्रिक के हिसाब से सब याद करें। खिलजी के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। ठीक है ना। तो आज हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश में बहुत सारे जो, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक और एक गयासुद्दीन तुगलक जो इसका संस्थापक था, ये दोनों ही फिरोज शाह तुगलक, मतलब 3 शासक हैं। चौथा तो जो आखिरी है वो तो आखिरी ही है, उसके बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं करना। तो जो 3 शासक हैं, हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक को तो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है ना, सल्तनत काल का अकबर। आगे भी इसको बताऊंगी, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक से, मतलब तुगलक वंश। तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश, इसके जो संस्थापक थे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अब मैंने जब आपको खिलजी वंश पढ़ाया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि जो खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, उसका सेनापति कौन था? गाजी मलिक। और गाजी मलिक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक का जो असली नाम था, मूल नाम था, वो क्या था? गाजी मलिक था। ठीक है, इसने, गाजी मलिक ने खुसरो खां को उसका उकसा के किसको मरवा दिया? मुबारक शाह खिलजी को, और खुद शासक बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो खिलजी वंश का अंतिम शासक अगर हम कहेंगे तो उसमें खुसरो खां भी आता है। ठीक है, क्योंकि खुसरो खां ने किसको मारा? राजा को मारा, फिर शासक वो बना, तो वो सिर्फ 12 दिन शासक रहा। तो कभी कभी तो मिलेगा आपको खुसरो खां ऑप्शन में, लेकिन कभी कभी सीधे मुबारक शाह खिलजी को देते हैं। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। क्लियर? तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। गाजी मलिक। और इन्होंने अपने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ही अपना राज्याभिषेक कराया। तुगलक वंश कब से कब तक चला? पहला था ये जो 1320 में खिलजी स्टार्ट खत्म हुआ था, तो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक, 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चला। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, इसने ना एक तो बहुत सारी नहरें बनवाई। ठीक है, नहरें बनवानी स्टार्ट की किसानों के लिए। लेकिन अगर बात आए कि नहरों का जाल किसने बिछवाया, मतलब इतनी सारी नहरें कि नहरों का जाल बिछ गया, ऐसे एक नहर इधर जा रही, फिर इधर जा रही, फिर इधर जा रही, मतलब नहरों का बहुत सारा जाल बिछ गया। तो वो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नहर बनवाने का काम किसने स्टार्ट किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक जो था, ये इसका जो सेनापति था, गयासुद्दीन तुगलक का जो सेनापति था, उसका नाम था जोना खां। क्या नाम था? जोना खां। गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति क्या था? जोना खां। सेनापति कौन था? जोना खां। ये जो जोना खां था, अब गयासुद्दीन तुगलक ने इसको साउथ में भेजा। ठीक है, जैसे हमने खिलजी वंश में पढ़ा था कि मलिक काफूर ने साउथ की बहुत सारी जगह जीती थी, उसी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सेनापति जोना खां को भेजा। कहाँ भेजा? तेलंगाना भेजा। अब जोना खां ने तेलंगाना को जीत भी लिया, वहाँ से बहुत सारा माल दौलत हासिल की, और तेलंगाना का नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर नाम रख दिया। ठीक है, तेलंगाना का नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर। मतलब आज के टाइम पे जो तेलंगाना है, इसने उसका नाम क्या रखा था? सुल्तानपुर रखा था। तो कहाँ भेजा जोना खां को? जोना खां को भेजा था तेलंगाना। और तेलंगाना का नाम रख दिया इसने सुल्तानपुर। क्लियर? इसमें तो कोई अब तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुल्तानपुर रख दिया। अब जब जोना खां ये सब काम करके वापस आया राजमहल, तो लोगों ने इसकी बहुत वाहवाही की। भाई इतना सारा, मतलब इतना कमाल कर दिया, जीत लिया, इतना सारा माल दौलत लेकर आया, नाम बदल दिया। तो फिर जो जोना खां है, इस जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। क्या नाम पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप तो समझ गए होंगे ना कि अगला शासक कौन बनेगा? यही बनेगा। भाई इतना तो सभी जान रहे हैं, सबने पढ़ चुका है कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बना फिर। ठीक है,
तो जोना खां क्या बन गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक बन गया। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बनेगा। फिर गयासुद्दीन तुगलक को लगा ठीक है भाई, सेनापति की तो इतनी वाहवाही हो रही है, ऐसा करते हैं हम भी कहीं चलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने बताया कि महाराज बंगाल में आपको बहुत सारा माल दौलत मिलेगी, ठीक है ना, बंगाल पे आप आक्रमण करिए, बंगाल को जीतिए, वहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब देखो ये समझो जैसे कि हमने खिलजी वंश को पढ़ा था, तो खिलजी वंश के टाइम पे जब वो था क्या क्या मलिक काफूर था, तो उन्होंने इतनी सारी जगह जीती साउथ में। अब खिलजी वंश के बाद कौन सा है? तुगलक वंश, ठीक है, उसी की जगह पर आया ना, उसी की जगह पर आया, तो वो सारी जगह उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? तुगलक वंश का। क्लियर? जैसे हमने उसमें पढ़ रहे थे, हम जब हमने वो पढ़ा था क्या कहते हैं जो साउथ में, सॉरी एंसेंट हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा था, तो एंसेंट हिस्ट्री में भी तो ऐसे ही हो रहा था, एक वंश के बाद दूसरा वंश उसने कुछ जीत लिया तो उस सारे एरिया पे किसका कब्जा हो जाएगा? अगले वंश का। क्लियर है ना? तो जो साउथ में खिलजी वंश ने जीती थी उस पर उन सारी जगह पर कब्जा किसका था? तुगलक वंश का था। तो इन्होंने सोचा कि अब हम चलते हैं, हम वेस्ट में चलते हैं, ठीक है। अब वेस्ट में वेस्ट बंगाल में पहुंच गए। कौन पहुंचे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। जोना खान ने तो अपना काम कर दिया। अब गयासुद्दीन तुगलक जब पहुंचे तो इन्हें जो खबर मिली थी कि वहाँ पे बहुत सारा माल मिलेगा, वहाँ नहीं मिला कुछ भी, ठीक है। वहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं। अब इतनी सारी सेना को लेकर वहाँ जब पहुँचे हैं तो सोचो कितनी बेइज्जती एक राजा की, कि सेनापति तो इतना बढ़िया काम करके आया है और जिस चीज़ को मतलब राजा जहाँ पहुँचा वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। अब राजा परेशान, आप क्या करें? तो इसने गयासुद्दीन तुगलक ने सोचा ऐसा करते हैं भाई, ये तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हाथ मारना चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक संदेश भिजवाया, किसके पास? निजामुद्दीन औलिया के पास, और उनसे कहा कि जब तक मैं दिल्ली लौटूं जितनी दान में ज़मीनें आपको दी गई हैं उसका हिसाब तैयार रखना, ठीक है। वही निजामुद्दीन औलिया जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी ज़मीन छोड़ दी थी, याद है ना? वो निजामुद्दीन औलिया ने क्या जवाब दिया था कि महाराज मेरे घर में कितने 10 दरवाजे हैं, मतलब आप एक से अंदर आएंगे मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो तब तो ज़मीन ली नहीं किसी ने, तो अभी भी वो ज़मीन किसके पास है? निजामुद्दीन औलिया के। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किसके पास संदेश भिजवाया? निजामुद्दीन औलिया के पास। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के पास। किस अभियान में? बंगाल अभियान में। कौन सा अभियान चल रहा था? ये बंगाल अभियान में। बंगाल अभियान में, ठीक है ना। बंगाल अभियान में संदेश भिजवाया। अब इतना दूर था बंगाल, दिल्ली से तो बहुत दूर है बंगाल, ठीक है। उसमें राजा तो अपने रथ पे है, हाथी पे है, और जो सेना है कुछ सेना घोड़े पर है, कुछ पैदल है। तो जब जैसे महाज पूरा काफिला आ रहा है तो कुछ सैनिकों को भेज दे संदेश लेके, ठीक। वो घोड़े से तेज चले गए और फिर जितना वो जाके वो वापस जवाब लेकर आएंगे, इतना तो राजा तो आराम आराम से चलता है हाथी से, ठीक। तो वो रास्ते में ही थे। अब वापस आते आते वो थक गए, अब बहुत ज़्यादा थक गए, अब कैसे करते हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सेनापति अपने जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक बन चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक को संदेश भिजवाया कि हम तो बहुत थक गए हैं, आप हमारे लिए कुछ इंतज़ाम करिए, ठीक है, आप हमारे लिए कुछ इंतज़ाम करिए। तो गयासुद्दीन इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको आराम करने के लिए एक वो बनवाया, लकड़ी का महल। क्या बनवाया? लकड़ी का महल, ठीक है। लकड़ी का महल बनवाया। कहाँ? लकड़ी का महल कहाँ बनवाया? अफगानपुर में। लकड़ी का महल, लकड़ी का महल कहाँ बनवाया? यूपी के अफगानपुर में। दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है अफगानपुर, ठीक है। कि महाराज आप रात यहाँ पे गुजार लें, यहाँ पे कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप दिल्ली आराम से आ जाना, ठीक है। तो लकड़ी का महल कहाँ बनवाया? अफगानपुर में। इतना क्लियर है ना? अब हम थोड़ा चलते हैं कि जो संदेश किसको भेजा था? निजामुद्दीन औलिया को। अब इनका जवाब आता है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का जवाब आता है। निजामुद्दीन औलिया ने बोला अपने जवाब में, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला? हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक। तो या तो इनको पहले से पता था कि वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे,
तो जब ये लकड़ी के महल में जाके इन्होंने आराम किया और लकड़ी का महल गिर गया और किसकी मृत्यु हो गई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। क्लियर है ना इतना? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होगी। ठीक है ना? तो इतना क्लियर। एक बार उसको थोड़ी सी स्टोरी को एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति कौन था? जोना खां। ठीक है, जोना खां ने तेलंगाना पे विजय प्राप्त की और तेलंगाना का नाम रख दिया सुल्तानपुर। क्लियर? तेलंगाना का नाम रख दिया सुल्तानपुर। इस विजय के बाद जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। अब राजा को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो राजा कहाँ पहुँचते हैं? बंगाल। बंगाल अभियान के लिए। लेकिन बंगाल अभियान में उनको कुछ भी मतलब कुछ हाथ नहीं लगा, ना ही इतना माल दौलत कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, मतलब ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि जब तक मैं वापस आऊँ आपको जितनी दान में जमीन दी गई है उसका हिसाब तैयार रखना। क्लियर? इतना? उसका हिसाब तैयार रखना। बदले में निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अब इनके वापस आने पर इनको देर हो गई और बीच में रात हो गई। तो जोना खां ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। कहाँ पर? अफगानपुर में। ये लकड़ी का महल गिर गया और इनकी डेथ हो गई। क्लियर है ना? तो मतलब ये कहते हैं जैसे कोई भी टफ काम होता है, कहते नहीं कि दिल्ली अभी दूर है, तो तब से ही कहावत बन गई। किसकी वजह से? निजामुद्दीन औलिया। क्योंकि लगता है कि मतलब निजामुद्दीन औलिया को पहले से ही पता था कि दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्लियर है ना? देखो, हमने अब एंसेंट हिस्ट्री ना कंप्लीट हो चुकी है, मिडेवल हिस्ट्री चल रही है। तो एंसेंट हिस्ट्री का हम जल्दी एक टेस्ट लेंगे ऑनलाइन भी, मतलब यूट्यूब पे ही। तो जो भी बच्चा अगर टेस्ट देना चाहता है तो वो फिर कमेंट कर देना, और जल्दी से प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर तो करा दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री का आपको बहुत अच्छे से मैं टेस्ट पेपर मैंने ही बनाया था, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ाते हैं उनको भी उन्होंने भी दिया वो टेस्ट, तो आप देख लेना ज़रूर। ठीक है ना? अब आगे चलते, इतना तो क्लियर है सबको। संस्थापक हो गयासुद्दीन तुगलक। अब अगला शासक, जब ये इनकी डेथ हो गई लकड़ी के महल में, तो अगला शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये कहते हैं हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको 23 भाषाओं का तो ज्ञान था, मतलब 23 लैंग्वेज ये जानता था बोलनी। उसके प्लस ये मतलब ज्योतिष में और मैथ्स में, इन सब में भी ये बहुत अच्छा था। ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इतिहास का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। इसके टाइम पे सल्तनत का, मतलब दिल्ली सल्तनत का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। मतलब जितनी तेज़ी से विकास हुआ उतनी तेज़ी से ही नीचे गिरा। बिखराव भी बहुत तेज़ी से हुआ। बिखराव तेज़ी से इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में से 5 सबसे बड़ी गलतियाँ की, है ना? जो फेमस है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसी वजह से पागल शासक भी कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 गलतियाँ की। अब वो गलतियाँ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये मानते किसी की थी नहीं। ठीक है, क्योंकि था इतना पढ़ा लिखा, या अपने से सुपीरियर किसी को नहीं मानता था। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक, एक तो ये पता चल गया कि इसको 23 भाषाओं का ज्ञान था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था? क्या था? 23 भाषाओं का जानकार, 23 भाषाओं का ज्ञाता या जानकार। ठीक है, 23 भाषाओं का जानकार था। ठीक, दूसरा, अब इसकी जो सबसे बड़ी जो 5 गलतियाँ थी उनको हम गलतियाँ वही, मतलब 5 गलतियाँ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अलग अलग फील्ड में इसने क्या क्या किया। ठीक है, तो 23 भाषाओं का जानकार था। अब इसकी देखते हैं हम 5 गलतियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 गलतियाँ। पांच गलतियाँ। पांच गलतियाँ। ठीक है, ये 5 गलतियों में
सबसे पहले आता है नंबर 1, एक जगह थी दिल्ली के पास ही, दो आब, जगह का नाम क्या था, दो आब। दो आब पर इसने ना टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब टैक्स बढ़ा दे नॉर्मली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिसका भी शासन हो तो टैक्स इंक्रीज कर सकता है। तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन कंडीशन ये थी कि टैक्स उस टाइम पे बढ़ाया गया जब वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में भूखमरी थी, अकाल पड़ा था, तो लोग भड़क जाते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा भड़क गए। तो इन्होंने क्या किया, दो आप पर टैक्स, दो आप पर टैक्स बढ़ा दिया। और कब बढ़ाया, जब वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, अकाल की स्थिति में। ठीक है ना, अकाल की स्थिति में वहां पर टैक्स बढ़ा दिया। अब वहां के ना किसान बहुत ज़्यादा भड़क गए, तो फिर इसने किसानों को शांत भी करना था। तो किसानों को शांत करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इसने फिर एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम था अमीर कोही। विभाग का क्या नाम था, अमीर कोही। किसके लिए था वो, किसानों के लिए था। विभाग का नाम क्या था, अमीर कोही। अमीर कोही। ठीक है, विभाग का नाम क्या था, अमीर कोही। किसके लिए थे, किसानों के लिए था, किसानों के लिए। क्लियर, किसानों के लिए उन्होंने फिर ये बनाया। पहली गलती। दूसरी गलती क्या थी कि इन्होंने जो हमारे मुद्रा होती है, मतलब हमारे सिक्के जो होते हैं, देखो अब तक जो सबसे फेमस सिक्के हैं टंका और जीतल, जो कि इल्तुतमिश ने चलाए, है ना, वही कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे प्रचलित थे। लेकिन इन्होंने अपना अलग ही सिक्का चलाया, और वो सिक्का जो था वो था तांबे का। ठीक है, सिक्का था वो तांबे का। उसमें दिक्कत ये थी कि उस सिक्के की वैल्यू, उसमें जितना भी मतलब कॉस्ट आ रहा था उससे ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे सपोज करो, जैसे हमारे जो सिक्का बनता है, मान लिया 5 रुपये का सिक्का है या 10 रुपये का सिक्का है, तो 10 रुपये का सिक्के में आपने देखोगे पीछे तो अलग मेटल रहता है बीच में, और चारों तरफ दूसरा मेटल रहता है। और नॉर्मल इंसान कोई भी इसको बना नहीं सकता। अगर उसने बना भी दिया तो ये 10 रुपये के सिक्के में सपोज करो कि 25 रुपये चलाएगी इसको बनाने में, तो क्या फ़ायदा बनाने का, कोई बनाना चाहेगा क्या इसको? भाई जो 10 रुपये के हम चलेगा तो 10 रुपये में ही, उसको बनाने में 25 रुपये जा रहे हैं, तो कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन इसका उल्टा था, ये जो बनाने में जो खर्च आ रहा था, मानो बनाने में तो खर्च आ रहा था 1 रुपये का, और सिक्का है वो 10 रुपये का, तो कोई भी बना लो भाई, 1-1 रुपये में बन रहा है, 10-10 रुपये मिल रहे हैं हमें। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू तो ज़्यादा थी और उसका कॉस्ट कम था। क्लियर, तो लोगों ने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और सिक्का किस चीज़ का था, वो तांबे का। तांबे भी उस टाइम पे ईजिली अवेलेबल था। ठीक, तो दूसरी गलती क्या थी, इन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई, तांबे की सांकेतिक मुद्रा, तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब वो सांकेतिक मुद्रा, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू उसके कॉस्ट के। दूसरी गलती क्या हो गई भाई, गलती तो समझ आ गई ना, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा किसकी थी, तांबे की, तांबे की सांकेतिक मुद्रा। इसका क्या होने लगा, मिसयूज बहुत ज़्यादा होने लगा। मिसयूज को क्या बोला हिंदी में, मिसयूज लिख दूँगी, मिसयूज होने लगा। ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, इस वजह से इसकी एक गलती हो गई। ठीक, तीसरी गलती देखते हैं। गलत उपयोग होने लगा है ना। तीसरी गलती थी कि इन्होंने उस टाइम पे ना मंगोल का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, मंगोल का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था। ये हम मंगोलों का आक्रमण हमने खिलजी वंश में पढ़ा है, याद है ना, कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल से लड़ने की जिम्मेदारी किसको दी थी, जफ़र खां को, और जफ़र खां की डेथ हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। ठीक है ना, तो मंगोलों का आक्रमण ज़्यादा बढ़ गया था। अब मंगोलों के डर से, है ना, एक तो मंगोलों का डर था कि मतलब यहाँ पे नॉर्थ वाली जो हमारी वो है, नॉर्थ वाली साइड है, वो ज़्यादा हमारी मतलब सुरक्षित नहीं है। ठीक है ना, असुरक्षित हो गई है। इस वजह से हम अपने ऐसा करते हैं, हम कैपिटल बदल लेते हैं, हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसने क्या किया, वहाँ से अपनी दिल्ली से कैपिटल उठा के कहाँ लेकर आ गए, दौलताबाद। दौलताबाद का उस टाइम पर नाम था देवगिरी। अब देवगिरी, सोचो देवगिरी कोई कैपिटल बनाया, मतलब देवगिरी इनके अंडर में होगा, राइट। और देवगिरी जीता किसने था,
अलाउद्दीन खिलजी ने, याद है ना, देवगिरी का जागीरदार बनाया था रामचंद्र देव को, ठीक है ना, यादव वंश से, ठीक। तो देवगिरी को क्या बनाया उन्होंने, देवगिरी को, देवगिरी को राजधानी, देवगिरी को राजधानी। अब ये जो देवगिरी था, देवगिरी का अब नाम क्या है, दौलताबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, दौलताबाद, क्लियर इतना। देवगिरी का नाम क्या है, दौलताबाद। देवगिरी को राजधानी बनाई। अब राजधानी बनाना ठीक है, लेकिन सोचो इतनी दूर जाके, और जब ये सेना के साथ अपने सारे लोगों के साथ ही आ रहा था, है ना, तो खुद तो भाई अमजे में चल रहे हैं, राजा हैं, ठीक, लेकिन कितने सारे लोग पैदल थे, वो भूखे प्यासे, कितने लोग तो ऐसे ही मर गए रास्ते में, ठीक। अब वहाँ पहुँच गए, जैसे तैसे तो वहाँ पहुँचे, कितने सारे लोगों को निपटा गए, फिर लगा कि भाई हम तो गलत आ गए, यहाँ तो बहुत बेकार है, ऐसा करते हैं वापस चलते हैं। फिर जब वापस आया, इतने सारे लोग फिर मर गए, ठीक है। तो ये भी इसकी एक गलती थी बहुत बड़ी, पहले वो राजधानी वहाँ लेकर गया और दूसरा वहाँ से वापस ले गया। इसके दो रीज़न, एक रीज़न तो यही है कि मंगोलों के डर से, दूसरा रीज़न ये भी कहते हैं कि इसको ना साउथ में इस्लाम का प्रचार करना था, ठीक है, इस्लाम को फैलाना था साउथ वाले एरिया में, इस वजह से भी इसने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी वहाँ पे शिफ्ट करने की सोची, ठीक है। 3 गलती होगी। अब 2 गलतियाँ बचती हैं, 2 गलतियाँ बचती हैं, ठीक है। अब नंबर 4 की गलती है, नंबर 4 पे इन्होंने किया, इन्होंने ना एक ईरान का शासक था ईरान में एक जगह है खुरासान, ठीक है, ईरान में एक जगह है क्या, खुरासान। तो खुरासान पर इसको हमला करना था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो खुरासान पर हमला करने के लिए इसने अपनी सेना बनाई बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, सेना बना दी, सेना बिल्कुल तैयार, और उनको बुला के, लगभग वो कितने 300 के आसपास सैनिक, उन सबको बुला के, और बिल्कुल पैटर्न रखा कि अब हम हमला करने वाले हैं, मतलब बिल्कुल इतना रेडी कि हमें हमला करना है, सिर्फ ट्रेनिंग व्रेनिंग बिल्कुल एकदम छकास, वो तैयार। अब वो सब अपने घर से दूर, जो सैनिक हैं सब अपने घर से दूर हैं। तो सैनिकों को लगा भाई हम बिल्कुल तैयार हैं, डेली एक नए जोश के साथ हम उठते हैं कि अब आज हमला होगा, आज हमला होगा, कुछ हो ही नहीं रहा भाई, ऐसे ही बैठे हैं, हम अपने घर से दूर पड़े हैं। अब ऐसे बीतते कितना साल हो गया, 1 साल हो गया, सोचो। और उनको मतलब एडवांस सैलरी भी दी गई, जितने वो सैनिक रखे थे खुरासान पर आक्रमण के लिए, उनको एडवांस सैलरी दी गई, ठीक है, एडवांस सैलरी दी गई, और वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं भैया कि अब हमला होगा, अब हमला होगा। ऐसे करते करते जब 1 साल बीत गया, इसके बाद पता चला ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जाके खुरासान से संधि कर ली, मतलब हाथ मिला लिया वहाँ के शासक से। तो सोचो सैनिकों को कितना गुस्सा आएगा, कितनी कॉमन सी बात है, मतलब हम खड़े हैं इतने टाइम से वहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो हमें क्यों यहाँ पे मतलब वेस्ट ही है हमारा सब कुछ। तो इस वजह से उन्होंने फिर क्या किया, आगे चलते चलो। तो चौथी गलती क्या थी, खुरासान कहाँ, ईरान में, ठीक है, ईरान पर आक्रमण की नीति, ठीक है, आक्रमण की नीति। और इसके बाद किया खुरासान से संधि, ठीक है, क्लियर। देखो ज़्यादा तो मैं बोर्ड पे लिखूंगी नहीं, मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसी से आपको समझ सकते हैं, ठीक है। पहले तो खुरासान पर आक्रमण की नीति बनाई, इससे इसकी सेना ना बहुत ज़्यादा भड़क गई, जब इसने ये संधि कर ली ना वहाँ पे, तो सेना बहुत ज़्यादा भड़क गई। चौथी गलती होगी। अब 5वीं गलती देखते हैं, 5वीं गलती क्या करी कि सेना ना भड़के, ठीक है, सेना ज़्यादा ना भड़के। तो सेना को क्या क्या भाई, इनको कुछ ना कुछ चाहिए, इनको आप कहीं ना कहीं बिजी करो, वरना तो भड़क के सब तहस नहस कर देंगे। क्योंकि जब सेना भड़कती है ना, तो पूरे के पूरे देश पे कब्जा कर लेती है, ऐसा कई बार हो भी चुका है ना। बहुत सारी कंट्रीज में हिटलर था, हिटलर भी तो एक सेनापति था, है ना, पूरे जर्मनी पर कब्जा कर लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, ठीक। क्योंकि जब सेना भड़कती है तो किसी को नहीं छोड़ती। तो इसने क्या किया फिर, 5वीं गलती अपनी सेना को बिजी करने के लिए, 5वीं गलती थी, वो जो सेना थी उस सेना को कहाँ भेज दिया, कराचील की पहाड़ी पर, कराचील की पहाड़ी कहाँ, हिमालय में, हिमालय, ठीक है।
कराचील की पहाड़ी पर भेज दिया कि आप उधर सेफ्टी रखो हमारी, उधर क्या होगा, हो सकता है मंगोलों का आक्रमण हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आप वहाँ पे प्रोटेक्शन दो, ठीक है। तो कराचील की पहाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी, और वहाँ पे सेना जो गई वो इतने सारे लोग ऐसे ही मर गए, ठीक है। कुछ लोग वहाँ पे भूख से मर गए, कुछ ठंड से मर गए, कुछ आपस में लड़ाई करके मर गए, मतलब पूरी सेना बर्बाद हो गई। तो ये इसकी सबसे बड़ी 5 गलती थी, ठीक है। क्लियर है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एक नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर, उसमें हम अपने ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो जिन बच्चों को भी मतलब ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर पर अपना नाम मैसेज कर दें, ठीक है। नंबर है 9412811129, ठीक है, 9412811129, ठीक। इसमें जो मैं टेस्ट कराऊंगी, ठीक, एंसेंट हिस्ट्री का, उसकी आपको PDF मिलेगी आंसर के साथ। और दूसरा जो एंसेंट हिस्ट्री हम आगे कोशिश करेंगे कि सबके आपको PDF नोट्स मिले, ठीक है, हैंड रिटन। क्लियर? तो जिसको मतलब ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। अब ये हो गई 5 गलती मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक के टाइम पे 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था, ठीक है। इब्न बतूता नाम भी बहुत सुना होगा, तो गाना भी है ना, इब्न बतूता पहन के जूता कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। तो कौन आया था 1333 में? देखो 1333 ईस्वी में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता भारत आया था, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। अब कोई इंडिया आता है तो उसके जो उस टाइम पे सबसे बड़ी पावर होती है, हम उसी को मानते हैं कि उसके टाइम पे आया था, ठीक। जैसे अब अगर कोई हमारे चीफ गेस्ट आ रहा है, कोई बड़ा आदमी आ रहा है, जैसे गणतंत्र दिवस पे वो आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति अल-सीसी, है ना, इजिप्ट, हाँ सॉरी मिस्र के, है ना, मिस्र के, इजिप्ट के अल-सीसी, तो हम क्या कहेंगे कि मोदी जी के टाइम पे आए थे, ठीक है ना। उसी तरह से जब इब्न बतूता भारत आया था तो शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। कितनी 7000 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करके आया था इब्न बतूता भारत। अब इब्न बतूता की ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी था, तो इसकी विद्वानता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी बना दिया अपने दरबार का। क्या बना दिया? काजी। काजी का मतलब उस काजी किसको कहते थे? जज को। काजी किसको कहते थे? जज को, मतलब जो दो लोगों में सुलह कराता हो, ठीक है, जज को कहते नहीं। जब वो है नहीं एक कहावत, जब राजी क्या करेगा काजी, है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। तो काजी बना दिया किसको? इब्न बतूता को। इसके बाद जब इब्न बतूता को काजी बना दिया, फिर इब्न बतूता के ही नेतृत्व में इसने एक दूत मंडल चीन भेजा। कहाँ भेजा? चीन भेजा। इब्न बतूता के नेतृत्व में एक दूत मंडल कहाँ भेजा? चीन भेजा, ठीक है, चीन भेजा। और इब्न बतूता के कहने पर ही, इब्न बतूता के कहने पर ही इसने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बनाया, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस बनाया। पोस्ट ऑफिस हमने इससे पहले भी पढ़ा था, मतलब कि सूचना विभाग, है ना, सूचना विभाग, इसको हम पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं, इजीली समझने में होगा, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस इब्न बतूता के कहने पर बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हमने पढ़ा था, जो पोस्ट ऑफिस का जो विभाग होता था, है ना, उसको हम क्या बोलते थे? दीवाने आरिज, ठीक है, सॉरी दीवाने इंशा। आरिज था सेना के लिए, दीवाने इंशा बोलते थे। किलर इब्न बतूता का 1333 में। इसके बाद जब इब्न बतूता ने इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इतनी सारी ये 5 गलतियाँ की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक से ना कई सारे ना जगह ना टूट गई, है ना, कि हम तो इसके अंडर में नहीं रहेंगे। तो सबसे जो मेन है, एक तो है विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य, जो आगे ना इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक है, विजयनगर और कौन सा? बहमनी। उनको हम फिर अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आप दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लेते हैं सीक्वेंस में, उसके बाद फिर विजयनगर और बहमनी, देन उसके बाद फिर हम मुगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक। 1333 ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद 1336 में क्या हुआ? विजयनगर अलग हो गया,
विजयनगर। और इस विजयनगर को अलग किसने किया था? विजयनगर को अलग किया था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे ये, ठीक है। हरिहर और बुक्का दोनों ही जगह ये साउथ में है, मतलब विजयनगर भी और बहमनी भी। 1336 में ये अलग हुआ। इसके बाद 1347 में, 1347 में क्या अलग हुआ? बहमनी। बहमनी, ठीक है। बहमनी को अलग किया हसन गंगू ने। किसने अलग किया? हसन गंगू। मतलब बहमनी वंश का संस्थापक अगर कहें तो कौन था? हसन गंगू था। और इसका कौन था? हरिहर बुक्का, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी स्थापना। सबसे बड़ी बात कि किसके शासनकाल में ये अलग हुए? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्लियर है ना? ये दोनों साम्राज्य से अलग हो गए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ हो गई तो इतिहासकारों को कहना था कि आज जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया, ठीक है। जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। और इब्न बतूता भी क्या कहता था? सॉरी, ये मोहम्मद बिन तुगलक का भी कहना था कि मेरी जनता ना बीमार हो चुकी है, ठीक है। अजीब ही था, मेरी जनता बीमार हो चुकी है। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था रुग्न, मतलब जो आप बुक्स में पढ़ेंगे रुग्न। रुग्न का मतलब होता है बीमार, ठीक है, बीमार हो चुकी है। तो हमने पढ़ लिया पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। अगला शासक कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक। अगला शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा बना नहीं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे काम किए, है ना, बहुत सारे बहुत अच्छे काम किए। तो फिरोज शाह तुगलक को इसी वजह से क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसको द्वितीय अकबर तो कह नहीं सकते क्योंकि अकबर तो इसके बाद आया, भाई फर्स्ट के बाद तो सेकंड आता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर, ठीक है, सल्तनत काल का अकबर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसको कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने पहले ही बताया आपको कि इसने ना नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया, इतनी सारी नहरें बनवाई। इसने बहुत अच्छे काम किए। सबसे पहले इसने नहरों का जाल बिछाया। पहला काम नहरों का जाल, नहरों का जाल, ठीक है, नहरों का जाल बिछाया। दूसरा काम, इसने 300 से ज़्यादा शहर बनाए। 300 से ज़्यादा नए नए तरीके के शहर बने, जैसे फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, जौनपुर। ये सारे के सारे शहर इस तरह के सारे शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। 300 से ज़्यादा शहर। एग्जाम्पल जैसे फैज़ाबाद, अपने नाम पे हो गया फिरोज़ाबाद, ठीक है। जौनपुर, ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इतने सारे शहर हो गए। और इसने 1200 से भी ज़्यादा बाग बगीचे लगवाए, ठीक है, जो फ्रूट्स के लिए, मतलब लोगों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, जनता ज़्यादा मतलब उनको खाने की कमी ना हो। तो 1200 से ज़्यादा इसने बाग बगीचे लगाए, ठीक है, 1200 से ज़्यादा बाग बगीचे, 1200 से ज़्यादा बाग बगीचे लगाए। क्लियर था ना? 1200 से ज़्यादा बाग बगीचे लगाए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के पास जो थे वो 1,80,000 क्या थे? दासियाँ थी, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दास थे। मतलब सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास थे, 1,80,000। अब उन दासों की है, मतलब उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई चाहिए, तो उनकी देखभाल करने के लिए इसने बनाया दीवाने बदगान, ठीक है। क्या बनाया? दीवाने बदगान। कितने थे? 1,80,000 दास। कौन सा लूँ? 1,80,000 क्या थे? दास थे, ठीक है। इन दासों की देखभाल के लिए उसने क्या बनाया? दीवाने बदगान।
दीवान ए बदगान, ठीक है, दीवान ए बदगान। क्लियर? इतना सारा काम फिरोज शाह तुगलक ने किया। 1,80,000 दास के लिए दीवाने बदगान बनाया। और भी बहुत सारी चीज़ें, इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, जो मुस्लिम्स थे उनको हज यात्रा फ्री में कराई सरकारी खर्च पर, ठीक, बेरोजगारी भत्ता। और जो वो थे मतलब इन्हें सरकारी, साहब आज के टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो इसने ना ऐसी गवर्नमेंट अस्पताल बनाए, ठीक है। उन अस्पताल को क्या कहा जाता है? दारुल शफा। दरुल शफा क्या थे? सरकारी अस्पताल थे, दरुल शफा, दरुल शफा, ठीक है, दरुल शफा। ये क्या थे? सरकारी अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल, ठीक है, सरकारी अस्पताल थे। क्लियर? तो ये सारे काम तो हो गए, किसने बहुत अच्छे अच्छे काम कराए। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो थी हिंदू ब्राह्मण, मतलब सोनार थी जाति से, ठीक है, हिंदू थी। तो इस वजह से इसने सोचा कि भाई लोग फिर मुझे भी हिंदू कहेंगे, या फिर उनको लगेगा कि हिंदुओं के साथ पार्शलिटी करता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, लोगों के दिमाग में ये चीज़ ना आए, इस वजह से उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। याद है ना, जब मैंने आपको पहली क्लास में, जब मिडिवल हिस्ट्री की पहली क्लास थी, तभी मैंने जजिया करके सारी बातें बता दी थी। स्टार्ट किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद फिर उसने 5 लोगों को उस पर कर नहीं लगाया। वो 5 लोग कौन कौन थे? ब्राह्मण, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग और औरतें, ठीक है। फिर आता है कौन? फिरोज शाह तुगलक का नंबर। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है। ब्राह्मणों, ये गलत लिखा है, ब्राह्मणों पर जजिया कर। और जजिया कर कैसा कर था? ये सुरक्षात्मक कर था, प्रोटेक्शन वाला, ठीक है ना, जो गैर मुस्लिमों को देना होता था, ठीक। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा, मैंने आपको बता दिया, बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता हो गया। ये सारी चीज़ें किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप देख सकते हैं सारे ना अच्छे काम किए हैं फिरोज शाह तुगलक ने। इसी वजह से इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने भी सबसे ज़्यादा जो काम किया है हिस्ट्री में कहते हैं कि अकबर ने ही किया है। अकबर की तो आपको मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 क्लास तो कम से कम आपको लेनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें हैं अकबर के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हो गया। अब क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तुगलक वंश हम कल आपको ख़त्म कर देंगे, मतलब ये समझ लो नेक्स्ट क्लास में आपके दिल्ली सल्तनत में कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि सैयद वंश में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, और फिर लोधी वंश पढ़ना है लास्ट में, ठीक है। और करंट के लिए ना हमारे मतलब शॉर्ट डालते हैं हम करंट की, उसमें वैसे तो उस पर गाना लगाते हैं, लेकिन करंट की न्यूज़ अच्छी होती है, ठीक है। उनको देख के सब लाइक वाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।